नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। 26 मई आज की ये तारीख याद रखी जाएगी। हिंदुस्तान में आने वाले दशकों तक आने वाली पुश्तें भी ये तारीख याद रखेंगी। इसी 26 मई को 12 साल पहले नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और वो 12 साल आज पूरे हो गए। कल से 13वां साल शुरू हो जाएगा। आज एक और बहुत बड़ा और क्रांतिकारी फैसला हुआ है और वो फैसला भी आज मतलब 26 मई को लिया गया और इस फैसले की गूंज 2026 में तो सुनाई देगी ही। 2027, 28, 29 तक आप सुनते रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था, याद कीजिए, कि देश की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश हो रही है और उसे रोकने के लिए एक हाई पावर डेमोग्राफिक कमीशन बनाया जाएगा और आज वो कमीशन बना दिया गया है। अब ये कमीशन तय करेगा कि अचानक किस शहर में, किस गांव में मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ गई, हिंदू आबादी कैसे घट गई, कहां धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ, कहां पलायन कराया गया, कहां घुसपैठ कराई गई। मोदी ने 12 साल में वो कर दिया जो 2014 से पहले सोचना भी इम्पॉसिबल था। नरेंद्र मोदी के नॉन स्टॉप 12 साल, शुरू हो गया 13वां साल। क्या 2029 में भी मोदी की सरकार? राहुल को आज भी मलाल, अखिलेश का इस वक्त भी बुरा हाल, दीदी बेहाल। उद्धव, स्टालिन, तेजस्वी, केजरीवाल भी न दिखा पाए कोई कमाल। 14, 19, 24 में चला मोदी का ही मैजिक, अब 29 भी होगा मोदी विरोधियों के लिए ट्रेजिक। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 12 साल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल को एक मौका नहीं मिला। अखिलेश, ममता, तेजस्वी, उद्धव, मोदी के तमाम विरोधी 365 दिन 24 घंटे मोदी हटाओ का नैरेटिव फैलाते रहे, मोदी के खिलाफ हेट कैंपेन चलाते रहे। बावजूद इसके कोई भी विरोधी मोदी को डिगा न पाया, मोदी को हरा न पाया, मोदी को हटा न पाया और यह सिलसिला 29 तक चल सकता है। आज की तारीख में हिंदुस्तान की राजनीति में मोदी से ज्यादा अनुभव किसी भी दूसरे नेता के पास नहीं है। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और अब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को करीब 25 साल बतौर हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट का अनुभव है। 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक यानी 12 साल 7 महीने तक मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब 26 मई 2014 से 26 मई 2026 तक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने 12 साल पूरे कर लिए। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लगातार 3 बार देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया। नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 में लगातार 3 बार चुनाव जीते थे। मोदी ने 14, 19, 24 में बैक टू बैक 3 लोकसभा चुनाव जीते। नेहरू और मोदी की जीत में एक बड़ा अंतर भी है, वो ये कि नेहरू के वोट प्रतिशत में गिरावट आई जबकि मोदी का वोट प्रतिशत तीनों ही बार लगभग बराबर रहा। 14 के बाद लगातार ये मोदी लहर कैसे तेज होती चली गई और इस वक्त 2026 में ये मोदी लहर कैसे अपने तमाम विरोधियों को तिनके की तरह उड़ाते हुए आगे बढ़ रही है। 29 में जीत के लिए कमर कस चुकी है। ये समझने के लिए आपको 24 के चुनाव में मोदी की जीत के बाद के 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने चाहिए। - 2024 में 80 से ज्यादा देशों में चुनाव हुए, लेकिन करीब करीब हर देश में इनकम्बेंट यानी सत्ताधारी पार्टी और उसके लीडर की हार हुई। 43 ईयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 24 में जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी आए थे, उस वक्त से अब तक सिर्फ पुतिन और जिनपिंग ही बचे हुए हैं। बाकी सारे वर्ल्ड लीडर्स बदल चुके हैं, सिर्फ मोदी बचे हैं। के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में पोस्ट कोविड और पोस्ट वॉर सिर्फ मोदी ही ऐसे लीडर हैं जो चुनाव दर चुनाव जीतते चले गए। दुनिया का नक्शा उठाकर देख लीजिए, अमेरिका से बाइडेन आउट हो गए। अमेरिका में लगातार तीसरी बार सत्ताधारी पार्टी की हार हुई। ब्रिटेन में ऋषि सुनक कुर्सी गंवा बैठे। बोत्सवाना में 60 साल से सत्ता संभाल रही बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ से सत्ता चली गई। घाना, पनामा, पुर्तगाल, उरुग्वे, इन सारे देशों में सत्ताधारी पार्टी की हार हुई। साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली। जापान में वर्ल्ड वॉर 2 एरा के बाद लंबे समय तक सत्ता में रही लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की हार हुई। फ्रांस के चुनाव में कोई भी पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई। इससे पहले जर्मनी में एंजेला मर्केल और ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन को करारी हार ही मिली। नरेंद्र मोदी के केस में ऐसा नहीं है। मोदी पहले फुल टर्म में पूरे 1813 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे। दूसरे फुल टर्म में 1338 दिन तक भारत के पीएम रहे। मोदी अब तीसरे टर्म में है और साल 2029 तक यानी 24 के तीसरे टर्म में शपथ लेने के बाद से 2029 तक 1621 दिन तक मोदी देश के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि मई 2014 से दिसंबर 2024 तक सारे ग्लोबल लीडर्स अपने अपने देश में चुनाव में निपटते चले गए, लेकिन मोदी जीतते चले गए। इससे यह भी पता चलता है कि बाकी कुछ टेम्परेरी है, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही परमानेंट हैं। अनुभव भी ऐसा वैसा नहीं। मोदी ने बतौर पीएम 26 मई 2014 से लेकर 26 मई 2026 तक के 4383 दिनों में अमेरिका के 4 राष्ट्रपति देखे। ओबामा के साथ काम कर लिया, ट्रंप के साथ काम कर लिया, बाइडेन और कमला हैरिस का शासनकाल भी देख लिया। इंटरनेशनल लेवल पर मोदी की लगातार तीसरी चुनावी जीत एक और वजह से बेहद खास है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी ऐसे इकलौते लीडर हैं जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आए, वो भी हर बार अपना फुल टर्म खत्म करने के बाद उसी कंसिस्टेंट वोट शेयर के साथ। वैसे तो ग्लोबल स्टेज पर अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1932, 1936, 1940 और 1944 में लगातार 4 बार चुनाव जीते, लेकिन उन्हें ये चारों विक्ट्री वर्ल्ड वॉर 2 से पहले मिली। कनाडा के पियरे ट्रूडो ने 1968, 1972 और 1974 में लगातार 3 चुनाव जीते, लेकिन वो अपना दूसरा टर्म पूरा नहीं कर पाए। पियरे ट्रूडो के बेटे जस्टिन ट्रूडो भी 2015, 2019 और 2021 में 3 चुनाव जीते, लेकिन सेकंड टर्म में उनकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। जापान के शिंजो आबे भी 2012, 2014 और 2017 में लगातार 3 बार जीते, लेकिन उनकी एक भी सरकार फुल टेन्योर पूरा नहीं कर पाई। यही हाल ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर 1979, 1983, 1987 और टोनी ब्लेयर 1997, 2001, 2005 के साथ हुआ। इन दोनों ने लगातार 3 बार जीत हासिल की, लेकिन किसी भी टेन्योर को इनकी सरकार पूरा नहीं कर पाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोकतांत्रिक दुनिया में नरेंद्र मोदी ऐसे इकलौते नेता हैं जिन्होंने लगातार 3 बार पूर्ण कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार चुनाव जीता, और अब मोदी 29 की तैयारी में जुट गए हैं। विरोधियों पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं।
मोदी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता से विपक्षी खेमा पूरी तरह बौखला गया है। इसीलिए उसने नए तरीके से मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। राहुल जेनजी के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी पर निशाना लगा रहे हैं। राहुल बंद कमरे में मीटिंग्स करके ये थ्योरी घुमा रहे हैं कि मोदी की सरकार 2029 से पहले गिर जाएगी। राहुल जैसे ही ये बात कहते हैं, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम मोदी पर हमलावर हो जाता है। सब केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। की टाइमलाइन पर इस वक्त यही टेक्स्ट नजर आ रहा है। राहुल और उनकी पार्टी का डेस्परेशन ऐसा है कि वो अभी से मोदी गद्दी छोड़ो, देश चलाना मोदी के बस की बात नहीं, जनता अब मोदी से हिसाब पूरा करेगी जैसी स्क्रिप्ट सोशल मीडिया पर चिपका रहे हैं। मोदी विरोधी माहौल बना रहे हैं। इस समय राहुल गांधी जी हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और दलितों का इनमें अटूट विश्वास है और बड़े कमिटमेंट के साथ लड़ रहे हैं। तो इस समय SC ST OBC को सभी को खड़ा होना चाहिए राहुल गांधी जी के साथ। भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार बेशर्मी के साथ और पूरी क्रूरता के साथ आम आदमी की जेब पे डाका डाल रही। आज सभी क्लास के लोग बेहद इस गवर्नमेंट से नाराज हैं और वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट इज इनकेपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर पीपल। उनको क्या है, देश चलाना है क्या, फिर प्रवासी होके पूरे देशों को घूम घूम के जितने भी दुनिया में देश हैं वो पूरे देखना है एज ए टूरिस्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप स्मरण रखे जाएंगे एक ऐसे सरकार के रूप में जिसको जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं था। जन का वोट चाहिए, जनाधिकार पे बात नहीं करना। क्या ही कहूं, गालिब को याद करता हूं, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। बस इतना ही कहना है। क्या उपलब्धि, सारी उपलब्धियां हवा हवाई हैं। नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, जैसी बोली बोल रहे हैं, क्या 29 में उसका असर पड़ेगा? क्या मोदी को सच में झटका लगेगा? इसका जवाब है नहीं। इप्सोस इंडिया बस सर्वे के मुताबिक नॉर्थ इंडिया में इस वक्त भी मोदी की अप्रूवल रेटिंग 86% और पश्चिम भारत में मोदी की अप्रूवल रेटिंग 74% है। दक्षिण भारत में भी मोदी को अप्रूव करने वालों का परसेंटेज 32 है, जबकि हिंदुस्तान के टियर 1 शहरों की बात करें तो यहां भी मोदी को 78% लोग अप्रूव करते हैं। और इस हाई अप्रूवल रेटिंग की एक बड़ी वजह यह है कि लोग मोदी में ऐसा प्रधानमंत्री देखते हैं जो जब कुछ कहता है तो पूरा करके ही रहता है। वोटर्स मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हैं। 12 साल में मोदी ने कौन कौन से वादे पूरे किए, इसकी एक छोटी सी लिस्ट देख लीजिए। राम मंदिर बन गया, आर्टिकल 370 हट गया, CAA लागू हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम शुरू हो गया। इसके अलावा मोदी की मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की छवि लोगों को पसंद आती है। टियर 1 और टियर 2 शहरों में मोदी की छवि आधुनिक भारत के मुखिया और ग्लोबल लीडर के रूप में मजबूत है।
हिंदुत्व प्लस विकास का कॉम्बिनेशन देश के युवाओं और मध्यम वर्ग को मोदी की तरफ आकर्षित करता है और इसका असर हाल ही में बंगाल में दिखाई दिया। बंगाल की जीत ने मोदी के लिए आगे के तमाम रास्ते खोल दिए हैं। 29 में 300 पार की संभावना काफी मजबूत हो गई है। विरोधियों की एक और हार करीब करीब पक्की हो गई है। और ऐसा क्यों है, इसे भी कुछ फैक्ट से समझिए। मई 2014 में जब मोदी आए थे, उस वक्त बीजेपी प्लस 7 राज्यों में थी, कांग्रेस प्लस 14 राज्यों में थी, अन्य की सरकारें 7 राज्यों में थी। उस समय एनडीए के पास यूपी, बिहार या महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य नहीं थे। पूर्वोत्तर में भी पकड़ बहुत कम थी। मई 2018 में बीजेपी प्लस 20 राज्यों में आ गई, कांग्रेस 4 राज्यों में सिमट गई, अन्य 7 राज्यों में रह गए। यानी इस पीरियड में बीजेपी का विस्तार तेजी से हुआ। यूपी, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में सरकार बनी। मई 2022 में बीजेपी प्लस 28 राज्यों में गई, कांग्रेस प्लस 5 राज्यों में रह गई, अन्य 7 राज्यों तक सीमित रह गए। और अब मई 2026 में बीजेपी प्लस 22 राज्यों में सरकार चला रही है, कांग्रेस प्लस 6 राज्यों तक सीमित है, अन्य 3 राज्यों तक सिमट गए हैं। 2014 में 22% लोग एनडीए शासित राज्यों में रहते थे। 2026 में 78% लोग एनडीए शासित राज्यों में रहते हैं। यानी आज लगभग 10 में से 8 भारतीय एनडीए सरकार वाले राज्य में रहते हैं। 2014 में 34% क्षेत्र एनडीए के पास था। 2026 में 76% क्षेत्र एनडीए के पास आ चुका है। 2014 में कांग्रेस और उसके सहयोगी 44.5 करोड़ लोगों पर शासन करते थे। 2026 में यह घटकर 20.6 करोड़ रह गया है। नरेंद्र मोदी जीत के रथ पर सवार है। ये रथ अभी रुकने वाला नहीं है। 29 में मोदी को 300 पार ले जाना है। राहुल और अखिलेश जैसे नेता मोदी के विजय रथ को रोकने की कोशिश खूब कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि मोदी अब 2029 तक अनस्टॉपेबल हैं। बतौर प्रधानमंत्री 12 साल के टेन्योर में नरेंद्र मोदी हर फ्रंट पर अपने विरोधियों से कहीं आगे हैं। चुनावी पिच पर मोदी को हराने का ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन जैसे ही आमने सामने की सियासी लड़ाई होती है तो मोदी विरोधी खेमा चारों खाने चित हो जाता है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, एक भ्रम ये फैलाती है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी सिर्फ हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है, नॉर्थ इंडिया तक सीमित है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। बीजेपी गठबंधन न सिर्फ उत्तर में कांग्रेस से आगे है, बल्कि पूरे भारत के सभी 6 जोन, जिसमें दक्षिण भारत भी है, वहां कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इंडी गठबंधन टूटते ही कांग्रेस पूरी तरह अकेली पड़ गई है। उत्तर जोन की 100 केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 26 सीटों में से बीजेपी प्लस के पास 59 सीटें हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 19 सीटें हैं। पश्चिम जोन की 103 सीटों में से बीजेपी के पास 58 सीटें हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 23 सीटें। मध्य जोन की 40 सीटों में से बीजेपी प्लस के पास 39 सीटें हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट। उत्तर पूर्व जोन की 25 सीटों में से बीजेपी प्लस के पास 16 सीटें हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 7। पूर्वी जोन की 117 सीटों में से बीजेपी प्लस के पास 71 सीटें हैं, कांग्रेस के पास सिर्फ 7। जबकि दक्षिण जोन की 132 सीटों में से बीजेपी प्लस के पास 50 और कांग्रेस के पास 42 सीटें हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं कि बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुकाबला उत्तर वर्सेस दक्षिण का है ही नहीं, ये मुकाबला तो लीडरशिप का है, जिसमें मोदी को ही एज है। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के आगे, मोदी के पब्लिक कनेक्ट के आगे राहुल कहीं खड़े नजर नहीं आते। राहुल इसीलिए इन दिनों बार बार मोदी पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, मोदी की इमेज को टारगेट करके अपना सियासी हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले राहुल गद्दार गद्दार चिल्ला रहे थे और पिछले 72 घंटों में राहुल
और उनकी पार्टी का इकोसिस्टम वेस्ट एशिया में जारी संकट से पैदा हुए एनर्जी क्राइसिस के बीच पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर हंगामा कर रहा है, वो भी ये जानते हुए कि विदेश में तो पेट्रोल डीजल की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, भारत में तो फिर भी सबसे कम दाम है। मोदी के खिलाफ ये नैरेटिव सिर्फ राहुल नहीं बना रहे हैं। 27 में यूपी में अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने के लिए इन दिनों अखिलेश भी पेट्रोल, डीजल, बिजली पर खूब शोर मचा रहे हैं, सोशल मीडिया पर हाय तौबा मचवा रहे हैं। केवल मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम ले दें तो तुम्हें भी राहत मिल जाएगी थोड़ी। भारतीय जनता पार्टी गरीबों से पैसा लूट करके अमीरों की जेब भर रही है। ये जो डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, जरूरत की चीजें महंगी हो रही हैं, हमारे तमाम समाजवादी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि डॉलर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या समझें। हम तो इतना ही समझ रहे हैं कि जितना डॉलर ऊपर जाएगा उतनी चाय महंगी हो जाएगी। चुनौतियां, ऊर्जा का संकट है, वैश्विक संकट बन चुका है। अमेरिका ईरान के युद्ध के कारण सप्लाई लाइन प्रभावित हुई है। दुनिया के अंदर तमाम क्षेत्रों में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हमारे यहां मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस अमेरिका के पास अपनी ऊर्जा के स्रोत हैं, उस अमेरिका में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम दुगने से अधिक हुए हैं। महंगाई वहां चरम पर है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको लगातार कंट्रोल किया जा रहा है, लगातार नियंत्रित किया गया है। उस सब के बावजूद मुद्दा बनाने का काम होता है। स्वाभाविक रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के दाम दुनिया में बढ़ेंगे, उसका असर यहां पड़ेगा। सप्लाई चेन बाधित होगी, उसका असर यहां भी पड़ेगा, क्योंकि हमारी 90% से अधिक की आवश्यकता उस कच्चे तेल पर निर्भर करती है जो यहां पर आता है। लेकिन देश के साथ खड़े होने की बजाय देश को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास, ये स्वस्थ मानसिकता नहीं, अस्वस्थ मानसिकता है। और हमें देखना होगा कि जो ये अफवाहबाज हैं, ये देश के हितैषी नहीं है, आपके हितैषी भी नहीं है। चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और इसी चुनौती का सामना करने के लिए आज सबकी आवश्यकता बनती है कि विपक्ष के उस नैरेटिव को न माने। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे? किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। यहां पे तो पूरी बिजली दी जा रही है। राहुल हो या अखिलेश हो, सब के सब एनर्जी क्राइसिस वाली आपदा में अपने लिए अवसर इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि सबके टारगेट पर 2027 है। 26 से 29 वाले पड़ाव में यूपी का इलेक्शन तय करेगा 29 में कौन आएगा। विपक्ष इसीलिए इतना एग्रेसिव हो रहा है। लेकिन विपक्ष के फैलाए सारे नैरेटिव धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि सामने नरेंद्र मोदी हैं। 12 साल में मोदी हर सब्जेक्ट में अव्वल नंबरों से पास हुए हैं। युद्ध नीति हो या राजनीति, मोदी को हर बार फुल मार्क्स ही मिले हैं। युद्ध में फिर वापस लड़ाई तेज हो गई है और इस बार शुरुआत अमेरिका ने की। ईरान ने जवाब दिया। अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान की स्पीड बोट्स तबाह कर दी। ईरान ने पलटवार करके अमेरिका का एक महंगा ड्रोन मार गिराया। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाह में मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिका के फाइटर प्लेन को टारगेट किया। ईरान ने परमाणु पर भी ट्रंप की बात नहीं मानी। ईरान के खिलाफ ट्रंप कार्ड फेल हो गया है और अगर ट्रंप ने डील नहीं की तो ईरान जैसे कोई जलजला ला देगा।
ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आप समझिए इस रिपोर्ट से। चौबीस घंटे में महायुद्ध के कितने फ्रंट खुल गए? अमेरिका ने हॉर्मुज और बंदर अब्बास में तबाही मचा दी। ईरान ने अमेरिकी शिप पर मिसाइल अटैक कर दिया। इजराइल ने वेका वैली में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तबाही मचा दी। पुतिन ने कीव को शमशान बनाने की शुरुआत कर दी। रूस ने अमेरिका और कीव एम्बेसी खाली करने की वार्निंग क्यों दी? 24 घंटे पहले शांति की घंटियां बज रही थी। 1440 मिनट बाद हॉर्मुज में बारूद बरस रहा है। 86,400 सेकंड बाद महायुद्ध के 5 फ्रंट खुल गए। अमेरिका ने हॉर्मुज और बंदर अब्बास में हमले कर दिए। ईरान ने मिसाइल का जवाब मिसाइल से देना शुरू कर दिया। इजराइल ने लेबनान में सीज फायर तोड़ दिया। साउथ लेबनान की वेका वैली में हिजबुल्लाह के 70 ठिकानों पर बारूद बरसा दिया। पुतिन ने कीव का नामो निशान मिटाने की ठान ली है और एशनिक मिसाइल फायर करके इसकी शुरुआत कर दी है। फारस की खाड़ी से तेल और खनिज लेकर अरब सागर की तरफ जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करना पड़ता है। हॉर्मुज के ठीक ऊपर ईरान का पोर्ट सिटी बंदर अब्बास है। ईरान अमेरिका डील में जो 14 पॉइंट हैं, उनमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है। सोमवार को जब दोहा में अमेरिका, ईरान और कतर युद्ध विराम की शर्तों पर समझौते के लिए बैठे, उस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने एक के बाद एक कई स्ट्राइक की। अमेरिकी नेवी ने सबसे पहले हिमार्स रॉकेट सिस्टम से हॉर्मुज में ईरान की स्पीड बोट को निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों में IRGC की नेवी के 4 सेलर्स मारे गए। अमेरिका का आरोप है कि ईरान स्पीड बोट से हॉर्मुज में नई माइंस यानी बारूदी सुरंगें बिछा रहा था। इसी को रोकने के लिए अमेरिकन नेवी ने हमला किया। अमेरिकी हमले का जवाब ईरान ने सरफेस टू एयर मिसाइल से दिया। फारस की खाड़ी और अरब सागर में मौजूद अमेरिकी जंगी बेड़ों पर काउंटर अटैक किया। अमेरिका ने फौरन बंदर अब्बास में मौजूदी ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को क्रूज मिसाइल से मटियामेट कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या इन हमलों से शांति प्रयासों को झटका लगेगा? क्या बातचीत बेपटरी हो जाएगी? फिर अमेरिका ईरान युद्ध में आमने सामने खड़े हो जाएंगे? ट्रंप की युद्ध नीति में इसे रक्षात्मक कार्रवाई कहा जाता है। इससे डील पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह सीज फायर का उल्लंघन नहीं है। जो बात ट्रंप कह रहे हैं वही बात रूबियो कह रहे हैं। डील होगी या नहीं होगी, अमेरिका का रवैया नहीं बदलेगा। There's going to be a deal. We're going to have to work through that. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one. ईरान अमेरिका के बीच हॉर्मुज को लेकर जो डील हो रही है, उसमें 2 बातें बहुत खास हैं। पहली, 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज में आवाजाही पूरी तरह बहाल करना। दूसरा, ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करना। अब यह क्लियर नहीं है कि 30 दिनों की टाइमलाइन कब से मानी जाएगी, जब डील पर साइन हो जाएंगे या फिर अभी से। हॉर्मुज में मामला एक और मुद्दे को लेकर फंसा हुआ है। ईरान यहां से जाने वाले जहाजों से पर्यावरण और सिक्योरिटी के नाम पर फीस वसूलने की जिद पर अड़ा है। अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मुज एक इंटरनेशनल स्टेट ऑफ वाटर है, लिहाजा कोई देश यहां से टैक्स नहीं वसूल सकता। नए हमलों से अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है। Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. I don't know of any country in the world that does.
The Russians are not in favor of a tolling system. The Chinese are not in favor of a tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls. ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि वो ऐसे एडवेंचर से बाज आए, ईरान के एयर स्पेस से दूर रहें, सीज फायर का उल्लंघन नहीं करें, वरना ईरान बहुत तगड़ा पलटवार करेगा। ईरान ने अमेरिका के एक MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। F-35 फाइटर जेट और RQ-4 ड्रोन को चेतावनी देकर फारस की खाड़ी से दूर भगाने की बात कही। अमेरिका जितना ईरान को दबाने और डराने की कोशिश कर रहा है, ईरान उतनी ही मजबूती से जवाब दे रहा है। इनरिच्ड यूरेनियम पर भी ट्रंप अब ईरान के सामने झुकते दिख रहे हैं। ट्रंप पहले कह रहे थे कि ईरान को इनरिच्ड यूरेनियम हर हाल में अमेरिका को सौंपना होगा। अब ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका उसे अपने देश लाकर नष्ट कर देगा। अगर ईरान उसे अमेरिका को नहीं सौंपना चाहता तो अमेरिका उसे ईरान के सहयोग से वहीं यानी इस्फहान में ही नष्ट करने को तैयार है। अगर ईरान को यह भी नहीं मंजूर तो किसी तीसरे देश में IAEA की निगरानी में अमेरिका इनरिच्ड यूरेनियम को नष्ट करने को तैयार है। ट्रंप के रुख में यह बहुत बड़ा बदलाव है। ये साबित करता है कि अमेरिका किसी तरह डील करके ईरान युद्ध से निकलना चाहता है। फ्रीज्ड फंड्स को डिफ्रीज करने पर भी सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। अमेरिका का दावा है कि जब तक ईरान इनरिच्ड यूरेनियम नहीं सौंपता उसके फंड डिफ्रीज नहीं किए जाएंगे। ईरान कह रहा है कि जब तक उसके फंड डिफ्रीज नहीं किए जाते तब तक वो यूरेनियम नहीं सौंपेगा। ईरान अगर डील में थोड़ा नरम रुख अपनाता है तो कतर उसके फंड को डिफ्रीज कर सकता है। कतर के पास ईरान का $6 अरब का फंड फ्रीज है। यह फंड ईरान की दक्षिण कोरिया को कच्चे तेल की बिक्री से मिला था। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से कतर ने इसे फ्रीज कर दिया। ईरान अमेरिका के बीच डील में 14 मुद्दों पर डिस्कशन चल रही है। 60 दिनों का सीज फायर एक्सटेंशन इसी बेस पर लागू किया जाएगा। ईरान लेबनान समेत सभी मोर्चों पर लड़ाई बंद करनी होगी। युद्ध के मोर्चे में इजराइल न अमेरिका की सुन रहा है और ईरान की सुनने का तो सवाल ही नहीं उठता। इजराइल ने अचानक लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बहुत भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। पूर्वी लेबनान में एक गांव में इजरायली एयर स्ट्राइक में 12 लोग मारे गए। लेबनान की वेका वैली समेत हिजबुल्लाह के 70 ठिकानों पर इजराइल ने बहुत बड़े हमले किए हैं। टायर शहर में हिजबुल्लाह के 100 कमांड सेंटर को इजराइल ने तहस नहस कर दिया। दर्जनों हथियार डिपो और मिलिट्री फैसिलिटीज को भी उड़ा दिया। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह की मोटर ब्रिगेड के कई लड़ाके मारे गए। लेबनान की राजधानी बैरूत एक बार फिर डर के साए में जी रही है। नेतन्याहू ने नई चेतावनी के बाद बैरूत से लोग फिर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान के बाद से यहाँ काफी डर का माहौल है। लोग बहुत चिंतित हैं। जब भी कोई ड्रोन ऊपर से गुजरता है लोग बहुत घबरा जाते हैं। हम काम जारी नहीं रख सकते। लोग सचमुच परेशान हैं। ये पहली चीज थी बेरूत में स्ट्राइक फिर से शुरू होना, जिसकी हमें उम्मीद थी। हम सभी अपने फोन पर थे और खबरें देख रहे थे कि क्या कोई निकासी आदेश जारी किया गया है ताकि हम घर जाकर अपने बच्चों के साथ रह सके। यही बात हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। ये महायुद्ध का सबसे पुराना फ्रंट है जो अब ज्वालामुखी की तरफ फट रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव आग की लपटों में घिरी हुई है। इमारतों से आग के शोले निकल रहे हैं। चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। रूस ने एक ही रात में कीव पर 6000 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए, 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक भी शामिल है। इसके अलावा इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल और KH-101 क्रूज मिसाइलों से भी कीव में तबाही मचाई गई। पुतिन का गुस्सा अभी थमा नहीं है। रूस ने अमेरिका समेत तमाम देशों से कीव स्थित दूतावासों को खाली कराने की वार्निंग दी। कीव में चारों तरफ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। सरकारी इमारतें हों, रिहायशी इमारतें हों या फिर स्कूल, पुतिन सबको मिटा देने पर आमादा है। कीव का सबसे बड़ा हिस्सा एक ही रात में हमले में नष्ट हो चुका है।
Ніч страшна і давно зовсім такого ще не було. वो एक भयानक रात थी। पूरे युद्ध में ऐसी रात पहले कभी नहीं हुई थी। हमने किसी तरह अलार्म को थोड़ा नजरअंदाज कर दिया। रात का समय था। ये घटना दिन में नहीं हुई, वरना बहुत से लोग घायल हो जाते। शायद सब लोग वहीं जलकर राख हो जाते, क्योंकि हमला बहुत घातक था। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा रहा था। Це були такі сильні удари, сильні такі удари були. ये कीव की एक शानदार मार्केट थी। अब यहाँ तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। मार्केट में बने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खंडहर हो चुके हैं। रूसी मिसाइलों के हमलों में बड़ी बड़ी इमारतें बर्बाद हो गई हैं। चारों तरफ मलबे और काली राख के ढेर लगे हुए हैं। इन्हें दोबारा बिजनेस करने लायक बनाने में बहुत समय और बहुत पैसा खर्च होगा। यहीं पर मेरा रिटेल शॉपिंग सेंटर था। यहीं पर और उसके ठीक सामने मैंने यहाँ 20 साल बिताए हैं। मेरी उम्र 45 साल है। मैंने अपने जीवन और काम के 20 साल यहीं बिताए हैं। यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार और बेघर हो गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये सब लोग जिंदा हैं। ये पहली और सबसे जरूरी बात है। लेकिन दुख की बात है, हम यहाँ हर साल पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। हमारे यहाँ ग्राहक और दोस्त थे, और 1 घंटे में सब कुछ खत्म हो गया। पुतिन ने कीव को जलाकर भस्म कर देने का फैसला क्यों किया? इसका जवाब ये तस्वीरें हैं। ये रूस के लुंगास्क प्रांत के स्टारोबिल्स्क के हाई स्कूल की बिल्डिंग है। यूक्रेन ने यहां कॉलेज की डॉर्मेट्री पर हमला किया। हमले में 21 बच्चों की मौत हो गई, 90 से ज्यादा घायल हो गए।